हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे घर पे स्वस्थ तथा अच्छे सेहतमंद रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे आज। लेकिन शीत युद्ध के बारे में बताने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर यानी कि इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इससे पहले का अवगत करा देते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी कि जब 1939 के अंदर 1939 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और ये 1945 तक ये वर्ल्ड वार चलता रहा, यानी कि 1945 तक ये युद्ध चलता रहा सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 1945 हिरोशिमा तथा नागासाकी के ऊपर बम गिराने के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म समाप्त हो गया, उसके बाद तो विश्व के अंदर धीरे धीरे दो महाशक्तियां अपने आप में बिल्डअप होने लगी, दो महाशक्तियां पनपने लगी। और वो महाशक्तियां कौन कौन सी थी, यानी कि रूस और अमेरिका। कौन कौन सी थी बच्चों? रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका, ये दो महाशक्तियां विश्व के अंदर इस प्रकार से कदम आगे बढ़ा रही थी कि पूरे विश्व को अपने चुंगल के अंदर फंसाना चाहती थी। यानी कि धीरे धीरे करके ये महाशक्तियां, दोनों महाशक्तियां पूरे विश्व के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। इट मीन्स पूरे विश्व के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने के हक में थी। इन्हीं उद्देश्य से अमेरिका ने तथा रशिया ने दोनों ने अलग अलग यानी कि विश्व के अंदर दो गुट बना लिए। रूस था वो साम्यवाद यानी कि समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था। पूंजीवाद, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि समाजवाद क्या होता है। पूंजीवाद यानी कि संसाधनों के ऊपर, यानी कि जितने भी देश के अंदर जितने भी संसाधन है उसके ऊपर ज़्यादातर सरकार के अधीन हो। और पूंजीवाद यानी कि एकल यानी कि व्यक्तिगत हो, यानी कि व्यक्तिगत यानी कि साम्राज्य के अंदर हो ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा व्यक्तिगत संसाधन हो। तो अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था और रशिया साम्यवाद को। इसके बारे में साम्यवाद और पूंजीवाद को मैं अगली आपको वीडियो के अंदर मैं अच्छी तरह डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अभी तो इसका बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों, दो महाशक्तियां धीरे धीरे विश्व के अंदर पनपना शुरू हो गई और इनमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शीत युद्ध का दौर ये प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का दौर का मतलब तात्पर्य ये है कि सीधा युद्ध न होकर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि आपस में यानी कि वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी कि आपस में विचारों का जो संवाद है, कंट्रोवर्सी है, वो पैदा हो जाए। वो क्या कहलाता था, मतलब कि शीत युद्ध के नाम से कहलाया, यानी कि शीत युद्ध का दौर कहलाया। इस युद्ध में तोप, गोलों तथा बम्बों या बौछारों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, यानी कि वो उसको नीचा दिखाने के लिए महाशक्ति की होड़ के अंदर अपने आप को आगे साबित करना शुरू कर दिया। दोनों महाशक्तियां इतनी क्षमतावान थी कि टकराव की स्थिति को विध्वंस मचा दिया और दोनों देशों ने अपने अलग अलग यानी कि गुट को निर्माण कर लिया, जिसने अमेरिका ने वहीं अपने आप को नाटो गुट के अंदर शामिल किया, वहीं रूस ने अपने आप को किस गुट में शामिल किया? वर्सा पैक्ट के अंदर शामिल किया। यानी कि पश्चिमी गठबंधन के अंदर कौन आता था? अमेरिका। तो अमेरिका ने पश्चिमी गठबंधन के अंदर नाटो और पूर्वी गठबंधन के नाम से अमेरिका किस नाम से आता था? पश्चिमी गठबंधन और अमेरिका पश्चिमी गठबंधन और ये रशिया पूर्वी गठबंधन गुट के अंदर शामिल था। और इन्होंने अपने आप को क्या किया? इन्होंने अपने आप को मतलब कि इस प्रकार से कारगर साबित किया कि दोनों ने एक ऐसे गुट बनाए कि विश्व के अंदर जो अमेरिकी गुट के अंदर शामिल होना चाहिए, इनकी पश्चिमी गठबंधन, जिसका नाम रखा इन्होंने नाटो, NATO।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के नाम से ये जाना गया। और यहीं पूर्वी गठबंधन ने यानी कि पूर्वी गठबंधन ने वर्सा पैक्ट यानी कि रूस ने वर्सा पैक्ट के नाम से अपने आप को विश्व के अंदर अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर बच्चों ये दोनों आपस में इस प्रकार से कंट्रोवर्सी बढ़ती गई और एक दूसरे इनके शीत युद्ध का दौर अनेक संकट में आया। इनमें सबसे पहला संकट जो आगे बताऊंगा, कोरिया संकट जो 1950 से 1953 के बीच में, बर्लिन संकट 1958 से 1962 के बीच में, कांगो संकट 1960 के में, तथा दोनों महाशक्तियों ने सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति पैदा कर ली। लेकिन इन लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं उभर कर सामने आई, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार तो हुआ नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ। और हथियारों का जो विध्वंस था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। सोवियत संघ और अमेरिका ने कुछ परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए भी कुछ अपने एक संधियां बनाई, जिसे परमाणु परीक्षण संधि या परमाणु अप्रसार संधि या परमाणु परीक्षण अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत का जो था वो क्या, भारत का जो रोल था, जो भारत का जो अभिनय था वो इस दौरान यानी कि शीत युद्ध के दौरान क्या रहा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बच्चों, भारत का जो रोल था, भारत का जो इसके अंदर जो भूमिका थी वो ये थी कि भारत ना तो पूर्वी गठबंधन में शामिल होना चाहता ना पश्चिमी गठबंधन में। उन्होंने कुछ दूसरे कंट्रियों के साथ, दूसरे देशों के साथ मिलकर एक अलग से नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया। और भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रहकर एक नई परिणति के रूप में अपने आप को तैयार किया, नई परिणति रूप में अपने आप को बनाया। धीरे धीरे करके इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर काफ़ी देश जुड़ते चले गए और काफ़ी देश मतलब कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसी के वर्चस्व में भारत की जो भूमिका थी उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा विश्व के और भी यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री इसी प्रकार और अनेक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने मिलकर ये परिणति को नई से जन्म दिया। यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों के दोनों खेमों से दूर रहना, यानी कि ना तो हम रूस के अंदर शामिल होंगे और ना ही अमेरिकी गुट के अंदर शामिल होंगे। यानी कि इन दोनों देशों से एक नई स्वतंत्र परिणति को जन्म देंगे, नई स्वतंत्र परिणति बनाएंगे, जिसे गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना गया। गुटनिरपेक्ष देशों के रूप में उसको इंगित किया गया। ये जो था यानी कि ये अमेरिका और रशिया का जो मतलब कि जो तनातनी थी, इसी के कारण से यानी कि विश्व के अंदर नए गुटों का यानी कि विभेद हुआ। अब शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, अब मैं इस चैप्टर के शीत युद्ध का थोड़ा पहले ब्रीफ बता रहा हूँ, इसकी डिटेल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डालूंगा। मैं पहले इसके पूरे चैप्टर को आपको ब्रीफ बता देता हूँ। अब शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। नंबर 1 था वैचारिक मतभेद, यानी कि विचारों का मतभेद। वैचारिक मतभेद यानी कि रूस तथा अमेरिका दोनों के अंदर यानी कि वैचारिक मतभेद था। वैचारिक मतभेद का तात्पर्य यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस महाशक्तियां नहीं रह गई थी, बल्कि पूंजीवाद और साम्यवाद विचारों का प्रतिनिधि करते हुए दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, जिनमें अमेरिका तथा सोवियत संघ का मतलब कि जन्म हुआ था। और रूस साम्यवाद या समाजवाद को फैलाना चाहता था, जबकि अमेरिका इस चीज़ को रोकना चाहता था, वो पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता था, यानी कि अमेरिका पूंजीवाद को आगे बढ़ाना चाहता था। तो इसी चीज़ को लेकर इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत निर्देश पर यानी कि सोवियत संघ के निर्देश पर पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रचार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, साम्यवाद का प्रचार प्रभाव होने शुरू हो गया। साम्यवाद में पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया आदि के साथ साथ एशिया में भी उत्तरी कोरिया तथा चीन के अंदर भी साम्यवाद का प्रचार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया।
इससे अमेरिका ने अपने आप को खतरा का इससे अमेरिका ने अपने आप को क्या मतलब कि समझा, खतरे की घंटी समझी। और उसने क्या किया, उसने भी अपना एक अलग से दृष्टिकोण, एक शंकालु दृष्टिकोण के रूप में उसको देखने लगा, और उन्होंने भी नाटा पैक्ट की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ये एक शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक कारण था। दूसरा था ट्रूमैन का सिद्धांत। अब मैं वो भी बता देता हूं, ट्रूमैन का सिद्धांत। ये दो महत्वपूर्ण कारक थे। ट्रूमैन का पहला वैचारिक मतभेद, दूसरा था ट्रूमैन का सिद्धांत। वो क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उस समय 1945 के बाद, ट्रूमैन ने 1947 के अंदर ट्रूमैन ने रूस के प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी यूरोप के राज्यों के लिए सहायता देने का कार्यक्रम तैयार किया। और उन्होंने सहायता देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया, और ट्रूमैन ने यह महसूस किया कि साम्यवादी तभी फैलता है जब लोग गरीब तथा पीड़ित होते हैं। आर्थिक सहायता तथा दुर्बल वर्ग के समृद्धि के कर को रोका जा सके। और इससे क्या होगा कि यदि पूंजीवाद को हम बढ़ावा देंगे तो ये चीजें रोकी जा सकती है, इसको खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने सन 1947 में अमेरिका राज्य सचिव तथा मार्शल ने यूरोप को अरबों का डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के प्रभावों की क्षतिपूर्ति को रोका जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो सोवियत संघ से मिल जाते और पश्चिमी यूरोप के देशों में इससे अपनी आत्मरक्षा के लिए सामर्थ्य हो जाते। ऐसे समय में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप ने अमेरिका के साम्यवादी विरोध की देशों की सहायता देने को लिए एकजुट का निश्चय किया, और यही दृढ़ निश्चय क्या हुआ, यानी कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना, यानी कि शीत युद्ध की उत्पत्ति को जन्म देने का एक महत्वपूर्ण परिघटना तैयार हुई। अब शीत युद्ध में क्या क्या हुआ, हथियारों की होड़ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सन 1945 के बाद विश्व में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और शीत युद्ध के दौरान दोनों, यानी कि शीत युद्ध डायरेक्ट युद्ध ना होकर मतलब कि वैचारिक, मतलब आपस में विचारों का, वो अपने अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने के शुरू कर दिया, और रशिया ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1945 के बाद विश्व में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अस्त्र शस्त्र का अंबार लगाने लगी। इनकी धीरे धीरे हथियारों का, परमाणु हथियारों का तथा दूसरे हथियारों की होड़ लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न भागों में अपने आप का प्रभुत्व का दायरा बढ़ाने लगी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था ने दुनिया को खेमों का खतरे में पैदा कर दिया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप के अंदर हुआ, और उसके बाद पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में अमेरिका का साथ दिया, जबकि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के अंदर शामिल हो गई। इसलिए ये संगठन पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना गया। पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन, अभी मैंने बताया कि पूर्वी गठबंधन में कौन था और पश्चिमी गठबंधन में कौन था, तो ये नाम से जाना गया। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को, अपने आप को एक रूप दिया, जिसमें पश्चिमी गठबंधन जिसके अंदर अमेरिका, यानी कि इसने अपने आप को एक रूप दिया, और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया, और जिसका नाम रखा नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब की, नाटो की स्थापना मैं बता देता हूँ। नाटो की स्थापना कब की, 1949 में, 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना की, जिसके अंदर 12 देश, प्रारंभ के अंदर इसके अंदर 12 देश शामिल थे, और इनमें यह घोषणा की गई कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन राष्ट्रों ने किसी एक पर भी हमला यदि होता है तो सभी राष्ट्रों पर हमला माना जाता है, और यदि कोई भी रशिया से संबंधित, यानी कि रशिया से संबंधित कोई भी कंट्री यदि हम पर हमला करता है, तो हम जितने भी 12 कंट्री हैं नाटो के, ये हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और युद्ध की तैयारी करेंगे। सेम कंडीशन ही वर्सा पैक्ट को इसी प्रकार से रूस ने तैयार किया, और रूस ने भी यही सोचा कि यदि हम पर हमला होता है तो हम सीधे सीधे सोचेंगे कि भी अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। तो वर्सा पैक्ट के अंदर भी जितने कंट्री शामिल हुए उन्होंने भी अपनी यही योजना बनाई, यानी कि रूस और अमेरिका
के अंदर ये जो कंट्रोवर्शियल जो तनाव था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, यानी कि धीरे धीरे तनाव और ज़्यादा होने लगा। गुटनिरपेक्ष दल के पहले दल में परमाणु अस्त्रों की जो भयंकर जो रूपरेखा थी वो हमने देखने मिली, और अमेरिका ने कुछ परमाणु और कुछ अन्य हथियारों को सीमित समाप्ति करने का निश्चय किया। बाद के अंदर जब ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गई तो इस कार्य की शुरुआत अन्य हथियारों को सीमित करने के लिए कुछ सैन्य संगठन के दायरे के अंदर कुछ संधियों का भी निर्माण किया। उन संधियों के बारे में इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे ब्रीफ के अंदर। 1960 के उत्तरार्ध के अंदर कुछ इसी प्रकार से, जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परिक्षेपात्र परिसीमन संधि नामक कुछ संधि संगठन की स्थापना की गई, और जिसमें ताकि हथियारों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, हथियारों को रोका जा सके। ये इस प्रकार से संगठनों को बनाया गया और संधियों की स्थापना की गई। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मतलब कि महाशक्तियों ने अपने सैन्य संगठनों का प्रयोग करने के लिए देशों के कुछ पक्ष के अंदर कुछ संधियां की। उन संधियों के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज इसमें मैंने बच्चों आपको शीत युद्ध का एक जो फॉर्मेट था शीत युद्ध का ब्रीफ फॉर्मेट था वो मैंने आपको बताया है कि शीत युद्ध के बारे में। इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करता चला जाऊंगा धीरे धीरे। तो जो आपके पास आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स है पहले आप उसको पढ़ें, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप ये क्लियर करता चला जाऊंगा। थैंक यू।